हेलो एवरीवन। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं जागे तो फिर 2026 भी आपके हाथ से चला जाएगा। खूब मेहनत करिए, सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, रिवीजन करना है आपको। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, अप्रैल मंथ तो कंप्लीट हो गया है, अब बचा मई। बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी। तो हार्ट बीट बढ़ने से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। दिन दूने रात चौगनी करिए, खूब मेहनत करिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। खूब मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए। और देखिए, अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया है, तो विद इन अ टाइम पीरियड में आपको एक सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस सारे पहलुओं को ध्यान में रख के ही आप अपनी तैयारी करें। देखिए, ऑप्टिमम रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप सारे पहलुओं पे जम के मेहनत करेंगे। यहाँ वहां की बातों में अब कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ वहां की बातें डिस्कस करने से, यहाँ वहां की रीलें देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई कर रहा होगा, जिसकी प्रोसेस सही होगा, जिसका काम करने का तरीका सही होगा, पढ़ाई करने का तरीका सही होगा, उसको डेफिनेटली 2026 में सिलेक्शन होके रहेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई और मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर्ड हुआ हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर्ड हुआ और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चलिए, सेट नंबर 41 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एसएससी काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है, इसलिए मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अपने अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में लाने का कोशिश कर रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, द फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। तो फंडामेंटल राइट्स न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है को सीधे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पार्ट 3 है, ये किससे संबंधित है? आपका पार्ट 3 आपका संबंधित है फंडामेंटल राइट से। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल आपके शामिल है 12 से लेके 35। और ये इसका जो नेचर है, फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। जस्टिसेबल नेचर के मतलब क्या है कि इन केस ऑफ देयर वायलेशन, यदि इन फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके से वायलेशन हो रहा है, तो भारत का नागरिक डायरेक्टली कोर्ट में जाके उनको इन्फोर्स करा सकता है, मतलब उनको इंप्लीमेंट करवा सकता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अब जब आप कोई भी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कोर्ट को अप्रोच करता है, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन का इस्तेमाल करता है। रिट ज्यूरिडिक्शन, जैसे सुप्रीम कोर्ट को रिट ज्यूरिडिक्शन किस आर्टिकल के तहत मिली है? आर्टिकल 32 के तहत। और इसके तहत वो रिट इशू करता है। हेबियस कॉर्पस एक रिट होती है आपकी, जैसे मैंडेमस रिट है आपकी आपकी मैंडेमस मस हो गई, प्रोहिबिशन, सेंटररी, क्यूआरंटू, इस तरह की रिट इशू करता है। और हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत इशू करता है? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है। और आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये किसने बोला था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो सके। मतलब कहने का मतलब, इन केस उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इस आर्टिकल के तहत वो जाके उनको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सबसे पहले ये पार्ट किसमें मेंशन है? पार्ट 4 में मेंशन है। और कितने आर्टिकल शामिल है इसमें? आर्टिकल आपके शामिल हैं 36 से लेके 51। ठीक है। अब ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि इन केस ऑफ देयर नॉन इंप्लीमेंटेशन, मतलब यदि उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके उनको इंप्लीमेंट नहीं करा सकता है। तो ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
अच्छा, ये एक तरीके से गाइडलाइंस दी गई हैं, संविधान निर्माताओं ने गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी थी कि भाई आप जो भविष्य में जो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए उनमें इन प्रोविजंस को इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें ओनली वन दिया गया है। चलिए कुछ और नेचर के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। अच्छा, ये इनका नेचर की बात करें तो देखिए, नेगेटिव नेगेटिव राइट्स भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं स्टेट पे, स्टेट की जो सीमाएं हैं उनको, जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट कर रहा है, जबकि ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है। मतलब ये जो आम जनमानस है उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव के लिए ये सारे प्रोविजंस रखे गए। और इनका एम, यदि कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स का क्या एम है, तो फंडामेंटल राइट्स का एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करना। जबकि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं। अच्छा, इनको सस्पेंड, देखिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बट जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो ये एक एक जो अच्छा, एक चीज और, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में आपके जो संविधान निर्माता है वो कहां से इंस्पायर्ड हुए थे? वो हुए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी याद रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें कहां से इंस्पायर्ड हुए थे? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर एक एग्जाम के महत्वपूर्ण पहलू, हर एक एग्जाम में इनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और टिल 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं और इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 ईयर तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष, 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की संस्था है? ये एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स और टिल 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि इनका भी कार्यकाल, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और जो सदस्य होते हैं, उनका भी कार्यकाल 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर ये होता है। ठीक है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग आपके राज्य लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत बनाए गए? आर्टिकल 315 के तहत, 315 के तहत बनाए गए। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें ओनली 1 आपका दिया गया है। चलिए कुछ और अन्य संवैधानिक संस्था और उनके कार्यकाल को देखते हैं। तो देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किए जाते हैं? आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, और इनका कार्यकाल क्या होता है? वही 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। मतलब इनमें से कोई भी जो पहले हो जाए वो ही मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप देख ही चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 324 के तहत गठित किया गया है, और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक है। अच्छा, इनको गठन आपका जो है वो 315 के तहत किया गया है, लेकिन जो टेन्योर संबंधी जो आर्टिकल हैं वो आपके टेन्योर संबंधी आर्टिकल, वो आपके आर्टिकल 316 में इनके कार्यकाल के बारे में बात कही गई है। ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनको भी 300, इनके भी जो पदाधिकारी होते हैं। अच्छा, इनके में देखिए
इनका जो कार्यकाल होता है 6 ईयर और 65 ईयर। ठीक है, जितने भी आप देखेंगे स्टेट के जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका कितना कार्यकाल होता है? अप टू भाई 65 ईयर तक ही एक कोई व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। लेकिन यदि आप हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर देखें तो वो 62 एज में वो रिटायर्ड हो जाता है आपके हाई कोर्ट से। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो इसको आर्टिकल 338 के तहत गठित किया गया और कार्यकाल 3 इयर्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स होता है, इनको आर्टिकल 338 के तहत गठित किया गया और कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, इसको आर्टिकल 350 के तहत गठित किया गया और इसका जो पीरियड होता है वो गठित, इसका जो टेन्योर होता है कौन आपका फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको किस आर्टिकल के तहत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल 76 के तहत। और इनका जो टेन्योर होता है वो किस पर निर्धारित करता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, जब भी कोई भी लाइन प्लेजर ऑफ इंडिया लिख के आए, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट की इच्छा पे निर्भर करता है। फिर फाइनेंस कमीशन को 280 के तहत गठित किया जाता है और इनका भी जो क्या बोलते हैं उसको, टेन्योर जो है वो स्पेसिफाइड करता है कौन? राष्ट्रपति स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इंडिया इज करेंटली इन द लेट 3rd स्टेज। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल में भारत वर्तमान में तीसरे चरण के अंतिम भाग में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोल दें या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बोल दें, इसके अनुसार 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 1 में क्या है आपका? स्टेज 1 आपकी किससे कैरेक्टराइज होती है? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। अब जैसे जैसे अब स्टेज 2 में क्या होगा आपका? स्टेज 2 में आपका क्या होगा कि जो डेथ रेट है वो कम होने लग जाएगी, बट जो बर्थ रेट है वो ज्यादा ही रहेगा। हाई बर्थ रेट रहेगा, बट आपका जो डेथ रेट है वो स्लो होने लग जाएगी। डेथ रेट स्लो होने लग जाती है। उससे क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जनसंख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है प्राकृतिक तौर पे। डेथ रेट स्लो होने लगता है। अब स्टेज 3 में क्या होता है आपका? स्टेज 3 में आपका बर्थ रेट भी कम होने लगता है, बर्थ रेट भी स्लो डाउन होने लगता है और ये भी आपका डेथ रेट भी स्लो डाउन होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन के अब क्या स्टेबलाइजेशन वाले फेज पे आने लगती है, डेथ रेट भी आपकी स्लो डाउन होने लगती है, स्लोली कम और होने लगती है। और स्टेज 4 किससे कैरेक्टराइज होती है? स्टेज 4 में आपका लो बर्थ रेट रहेगी और लो डेथ रेट रहेगी। लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, तो ये आपके फीचर्स होते हैं स्टेजेस के। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत किस स्टेज में? भारत अभी स्टेज 3 में है। देखिए, जो हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, अब वो रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गया। रिप्लेसमेंट रेट कितना है हमारा? रिप्लेसमेंट रेट क्या है? मतलब ये 2.1 है और TFR आपका 2 हो गया है। इसका मतलब है कि जो रिप्लेसमेंट रेट से भी हमारा TFR कम हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और हमारे यहाँ हर चीज स्टेट बाय स्टेट वेरी भी करती है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये हुआ कि इस रेट से यदि हमारी जनसंख्या बढ़ती रहती तो जनसंख्या में कोई ज्यादा प्रभाव देखने को, ज्यादा उसकी जनसंख्या में वृद्धि दर देखने को नहीं मिलती। मतलब कहने का मतलब जितने लोगों का जन्म होगा उतने ही लोग आपके एक्सपायर भी होते जाते हैं। ठीक है, बट हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट, जो करंट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 हो गया है। ठीक है, बर्थ रेट आर फॉलिंग सिग्निफिकेंटली व्हाइल डेथ रेट्स हैव ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड एट अ लो लेवल। तो जन्म दर में लगातार कमी आ रही है जबकि मृत्यु दर पहले से ही निम्न स्तर पर स्थिर हो चुका है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही जवाब है और इसी की वजह से भारत किस स्टेज में आया है? स्टेज 3 में आया। मतलब कहने का मतलब है कि जो कारण है वो कथन का सही ढंग से व्याख्या करता है।
ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिफाइड करना है सही ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका सही जवाब रहेगा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में देखिए जो एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके सीएचएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सब में आपके जनसंख्या से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत एसएससी का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चंस है। तो इन एग्जाम पे जितने भी जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं उनको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच द माउंटेन पासिस विद द करेक्ट स्टेट। निम्नलिखित पर्वतीय दरों को उनके सही राज्य क्रम से मिलान करना है। ठीक है, तो खारदुंगला कहां पे आपका, खारदुंगला है आपका लद्दाख में। तो ए का संबंध किससे हो गया आपका, ए का संबंध हो गया 3 से। नाथुला कहां है, नाथुला बहुत फेमस पास है और यहां से आपका जो इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार भी होता है नाथुला दर्रा से। तो ये कहां पे आपका, सिक्किम में है। उसके बाद रोहतांग पास, जहां पे रोहतांग टनल भी है आपकी। तो सी का संबंध कहां है, हिमाचल प्रदेश से है, मतलब 2 से। और बुमला कहां पे आपका, अरुणाचल प्रदेश से। अब बड़ा आसान रहेगा आइडेंटिफाइड करना, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये जो पासेस होते हैं ना, ये माउंटेन्स के बीच के, 2 बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच के रास्ता होते हैं। जो पर्वतीय एरियाज होते हैं वहां पे पासेस के माध्यम से ही आप ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं। खारदुंगला पास किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट लेह टू नुब्रा वैली। नुब्रा वैली आपकी जो है वहां से, यहां से नुब्रा वैली से क्या निकलता है, नुब्रा रिवर भी निकलती है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास भी है। फिर जोजिला पास है। ये जोजिला पास क्या है, जोजिला पास किसको कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर को लेह होते हुए, कारगिल होते हुए लेह को कनेक्ट करता है। तो ये बहुत ही हमारा स्ट्रेटेजिक पास है ये। ठीक है, जो कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख से कर रहा है। बनिहाल पास है, बनिहाल पास किसको कनेक्ट कर रहा है, जम्मू रीजन को कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर से, कश्मीर वैली से। ठीक है, और यहीं पे आपकी कौन सी फेमस जवाहर टनल आपकी इसी पास पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद कराकोरम पास है आपका, ये लद्दाख और चाइना के बीच में स्थित है। ठीक है, और यहां से एक क्या बोलते प्राचीन व्यापार मार्ग रहा है, कराकोरम मार्ग से व्यापार होता रहा है। चांगला पास है आपका, चांगला आपका किसको कनेक्ट करता है, लेह टू पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जो भारत और चाइना के बीच एक विवाद का विषय भी बना हुआ है, तो चांगला पास उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपके ये सारे पासेज, जो रोहतांग पास है, बारालक्षा पास है, सिप्पीला पास है, ये कहां पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति वैली से। ठीक है, और कुल्लू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बारालक्षा पास जो है ये कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख रीजन से। ठीक है, और यहीं से आपका जो मनाली लेह हाईवे है वो आपका इसी पास से गुजरता है, बारालक्षा पास से। ठीक है, और सिप्पीला पास ये आपका कनेक्ट कर रहा है इंडो चाइना बॉर्डर से। ठीक है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट आपकी ट्रेड रूट रहा है। अच्छा, आप कमेंट में मुझे बताइए सिप्पीला पास के नजदीक से कौन सी रिवर निकलती है, रिवर कौन सी निकल रही है। ठीक है, उसके बाद आपका नाथुला, इस सिक्किम में नाथुला पास, जेलीबला, पेंगसू पास, इस सब आप जो आपके नाथुला पास तो आपका सिक्किम में, जेबलिया पास भी आपका सिक्किम में, पेंगसू पास आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका नाथुला इंडिया से चाइना को कनेक्ट कर रहा है। जेलीप्सा पास आपको पासिस थ्रू और ये भूटान को कनेक्ट कर रहा है। पेंगसू पास आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये सारे जो थाल घाट है, बोर घाट है, ये आपके डेक्कन जो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। थाल घाट क्या है आपका, मुंबई से नासिक को कनेक्ट कर रहा है। और बोर घाट क्या है आपका, मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा है। उसका पालघाट पास जो है तमिलनाडु को केरला से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको यहां दिए गए, एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हर्षवर्धन बिलोंग्स टू द पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो किस वंश से संबंध रखते थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, जो वर्धमान डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। और हर्षवर्धन आपके किस रीजन को रूल कर रहे थे, आपके नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे, उत्तर भारत को रूल कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया के एक महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है,
और द अवंती वाज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन रिलेशंस एंड वार ड्यूरिंग हर्षा रिंग। तो अवंती हर्ष के शासनकाल में विदेश संबंध और युद्ध का मंत्री था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अबव गिवन आर करेक्ट, तो ऑप्शन में ओनली ए दिया गया है, बी में ओनली 2 दिया गया है, सी में बोथ 1 एंड 2 और डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अब इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले जो राजा हर्षवर्धन रहे, इनका टाइम पीरियड क्या रहा आपका, 606 से लेके 606 से लेके 647 एडी के बीच में। ठीक है, अच्छा, इन्हीं की डेथ के बाद जो आपका एंशिएंट पीरियड है वो समाप्त हो जाता है और क्या स्टार्ट हो जाता है, अर्ली मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया रहे। ठीक है, अच्छा, ये देखिए किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे, ये पुष्यभूति डायनेस्टी से संबंध रखते थे, जिसको आप वर्धमान डायनेस्टी भी बोलते हैं। अच्छा, इनकी कैपिटल के बारे में बात करें तो इनकी अर्ली कैपिटल थी तानेश्वर। तानेश्वर कहां पे थी, ये हरियाणा में थी। लेटर ये कन्नौज में इनकी कैपिटल शिफ्ट हो गई। आप जो अर्ली मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कन्नौज एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, जो कि उस समय के राजाओं के लिए उसको जीतना एक उनके सम्मान का विषय हुआ करता था। तो कन्नौज जो है आपकी इत्र नगरी भी बोलते हैं इसको हम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये जगह स्थित है और इसको इत्र नगरी के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अच्छा, ये बुद्धिज्म को भी बहुत, इन्होंने हर रिलीजन को सम्मान किया। ठीक है, और इन्हीं कहा जाता है कि इन्हीं ने ही कुंभ मेला की शुरुआत भी की। ठीक है, अच्छा, ये इनके जो कोर्ट पोएट थे वो कौन थे, बाणभट्ट इनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, अच्छा, और बाणभट्ट ने कौन कौन सी 2 चीजें लिखी, एक तो हर्षचरित। हर्षचरित में क्या मेंशन किया, ये हर्षचरित किसकी बायोग्राफी, हर्षा की। और दूसरी कादंबरी, कादंबरी एक संस्कृत नोवेल है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए जो राजा हर्षवर्धन थे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और इन्होंने 3 रचनाएं की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागांडा। ठीक है, ये 3 आपकी जो संस्कृत वर्क हैं ये किसने लिखी, ये आपके राजा हर्षवर्धन। अच्छा, ह्वानसांग आपके किसके, इन्हीं के टाइम पीरियड में ह्वानसांग ने विजिट किया था। ह्वानसांग आपके एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि हर्षा के टाइम पीरियड में आए और इन्हीं के द्वारा लिखी हुई जो बुक है उसके माध्यम से इनके पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था और इनके जो किंगडम को किस डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस में, जो कि भुक्तीस कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट को विश्व बोला जाता था। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद देखो इनके शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट कुछ मंत्री थे, अवंती को क्या, अवंती का संबंध, अवंती आपके फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते, मिनिस्टर फॉर फॉरेन रिलेशन एंड वॉर। सिंगनंद ये कमांडर इन चीफ होते थे आपके। कुंथल आपके चीफ कैवलरी ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त आपके चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्सेस हुआ करते। दीर्घ ध्वज आपके रॉयल मैसेंजर्स हुआ करते। बाणु आपके कीपर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते थे। महाप्रतिहार आपके चीफ ऑफ पैलेस गार्ड हुआ करते थे और सर्वगत आपके हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस, गुप्तचर विभाग के ये प्रमुख हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं किसके शासनकाल के, आपके राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका, इसको देखते हैं, ये भी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेहरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सही स्टेटमेंट है ये आपका। कलानी डैम इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया स्टिल इन यूज, तो ये भी सही जवाब है आपका। कलानी डैम कहां पे है, ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और टेहरी डैम कहां पे आपका, टेहरी डैम आपका है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 एंड 2 दिया गया। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देख लेते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल इंडिया का सबसे, कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट सबसे ज्यादा है आपकी 455 मीटर और ये कहां पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका। बड़ी ही पानी जल प्रताप आपका उड़ीसा में है। ठीक है, नोखा खिलाई आपका जल प्रताप आपका मेघालय में है।
आपका उसके बाद दूध सागर जल प्रताप आपका कर्नाटका एंड गोवा में है। किनरेम जल प्रताप आपका मेघालय में है। उसके बाद जोग फॉल आपका सिमुआ। देखिए आप देखेंगे कि जो आपका प्लेटू रीजन है वहां पे आपको अधिक से अधिक वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। प्लेटू रीजन्स में आपको वाटरफॉल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं एज पर देयर हाइट। हाइट भी यहां मेंशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा वाटरफॉल है? कुंची फॉल वाटरफॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 45 डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। तो जो आर्टिकल 45 है वो राज्य को 6 वर्ष तक बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। और ये किस कैटेगरी में आता है आपका? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पार्ट में ये आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने आर्टिकल 21 ये इंट्रोड्यूस किया और इसके माध्यम से क्या राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में। 21 ये आपका राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, और इसी ने आपका क्या किया था? इसी ने आपकी जो आपका आर्टिकल 51 ये है, 51 ये किससे संबंधित है? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। और इसमें एक नई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, एक फंडामेंटल 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी। और इसी ने जो आर्टिकल 45 को अमेंड भी किया था। ठीक है, और उसका स्टेटमेंट क्या था? आर्टिकल 45 अब क्या हो गया? 86वें संविधान संशोधन के बाद जो आर्टिकल अनुच्छेद 45 है, अब उसकी क्या भाषा हो गई है? वो हो गई है कि स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे संबंधित है? ये आपका, ये भी आपको नमो दीदी स्कीम से भी संबंधित है आपका। ठीक है, तो नमो द्रोण दीदी योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है? नमो द्रोण दीदी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके माध्यम से क्या है कि स्वयं जो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है और उनको ड्रोन्स भी दे रही है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो सशक्त हो सके और कृषि में तकनीक का तकनीक का इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके माध्यम से क्या जो ड्रोन होंगे उसके माध्यम से आपके पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाएगा। इस तरीके कई अन्य चीजों का भी आपका मूल्यांकन आकलन किया जाएगा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अब इस स्कीम को किस योजना के तहत, किस योजना का ये सब सेक्शन है? तो द स्कीम प्रोवाइड ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर सर्विस अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है किस मिनिस्ट्री की योजना है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डायरकी इन द प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में डायरकी किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? सबसे पहले ये समझ लेते हैं डायरकी क्या थी आपकी। डायरकी के माध्यम से जो आपके लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट थे उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था आपका।
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो जो गवर्नर होते थे प्रोविंस में, जो गवर्नर हुआ करते थे, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में तो जो उनकी जो चुने हुए पे जो जिन सब्जेक्ट्स में मतलब जो चुने हुए जो नेता हुआ, जो मंत्री हुआ करते थे, उनकी सलाह पे कार्य करते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट में वो अपने स्वविवेक से कार्य किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका किस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, और ये किस लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था? डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी आपकी प्रोविंस लेवल पे, पहले प्रोविंस लेवल पे आई थी, फिर आपके जो आर्टिकल जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके माध्यम से आपका सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी डायर की। ठीक है, तो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? आपका प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो और क्या था डायर की में दो कैटेगरीज के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट थे, उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो गवर्नर थे वो किसकी जो चुने हुए मंत्री थे उनकी सलाह पे कार्य करते थे, और रिजर्व कैटेगरीज में वो अपने विवेक के आधार पर कार्य किया करते थे। ठीक है, तो आपका बी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अच्छा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको और क्या बोलते हैं? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द अमर नायका सिस्टम वॉज एसोसिएटेड विच एम्पायर? अमर नायका प्रणाली किस साम्राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है मुगल एम्पायर, बी है आपका विजयनगर एम्पायर, सी है आपका मौर्यन एम्पायर, डी है आपका गुप्ता एम्पायर। तो इसका सही जवाब रहेगा विजयनगर एम्पायर। तो जो अमर नायका सिस्टम था ये आपका विजयनगर एम्पायर से संबंधित था। मुगल से क्या संबंधित था? आपका मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। और आपका जो एकता सिस्टम था ये किससे एकता सिस्टम जो था वो किससे संबंधित था? एकता सिस्टम आपका संबंधित था दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, और जो मौर्यन एम्पायर थी इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो, ये जो मौर्यन एम्पायर था ये हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। ठीक है, तो सही जवाब इसका तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। उसके बाद देखते हैं, द ऑफिस ऑफ दीवान ए रियासत ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवान ए रियासत का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन, ऑप्शन बी है रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्य, ऑप्शन सी है मार्केट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ सप्लाईज, बाजार नियंत्रण और वस्तुओं की आपूर्ति का विनियमन, ऑप्शन डी है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं इनका टाइम पीरियड सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपकी खिलजी डायनेस्टी से संबंध रखते थे, ये तो उनके नाम से ही मालूम चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को आप कई चीजों के लिए याद रखते हैं। 1296 से लेके इनका टाइम पीरियड रहता है आपका 1316 के बीच में। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आपके मार्केट रिफॉर्म्स किए, मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, और मार्केट रिफॉर्म्स में ही इन्होंने मार्केट को चेक करने के लिए दो ऑफिसर का गठन किया था। एक तो आपका दीवान ए रियासत, मार्केट रिफॉर्म्स किए थे दीवान ए रियासत, और एक और पद इन्होंने गठित किया था, एक और पद सृजित किया था, वो था आपका सहना ये मंडी। ठीक है, अच्छा इन्होंने ही आपका क्या है दाग चेरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दाग एंड चेरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, चेरा सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो दाग होता है वो क्या होता था? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। दाग का मतलब होता था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। चेरा क्या था? चेरा था
हुलिया, मतलब कहने का मतलब है कि सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव रोल, सोल्जर्स डिस्क्रिप्टिव, एक तरीके से क्या सोल्जर्स की पहचान होती है, सोल्जर का चेहरा इसमें मेंशन किया जाता था, इसमें डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। ठीक है, सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा और कुछ देख लेते, कुछ और जो आपके, अच्छा जो दिल्ली सल्तनत के कुछ और विभागों को हम देख लेते हैं। दीवाने रिसालत, ये किससे संबंधित था? अपील डिपार्टमेंट से संबंधित था। ठीक है, और इसका क्या काम था? फॉरेन अफेयर्स और डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस से ये संबंधित था। दीवाने अर्ज आपका किससे संबंधित था? आपका दीवाने अर्ज आपका संबंधित था मिलिट्री डिपार्टमेंट से। और इसका क्या काम था? आपका आर्मी मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, और इस विभाग को किसने इंट्रोड्यूस किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। दीवाने इंसियात इस्तिहाक, ये किससे संबंधित था? पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज, ये आपका बकाया विभाग से संबंधित था। ठीक है, दीवाने खोई आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित था। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आपके दीवाने इंसा, ये करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था। ठीक है, इसका संबंध किससे हुआ करता? रॉयल करस्पॉन्डेंस एंड रेगुलेशन से होता था। दीवाने बंदगान आपका ये स्लेव डिपार्टमेंट था। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि दीवाने बंदगन किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इस विभाग की स्थापना की थी? ठीक है, दीवाने खाजा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो गया। दीवाने खैरियत आपका डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके विभाग थे जो कि आपको किस डायनेस्टीज में देखने को मिलते हैं? खिल्जी आपके दिल्ली सल्तनत में मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको मामलुक डायनेस्टी देखने को मिलती है, खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलती है, आपको लोधी डायनेस्टी देखने को मिलती है, तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो ये 5 डायनेस्टीज टोटल होती हैं किसमें? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नोन फॉर द यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज? तो निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थल अपने विशिष्ट जल संचयन और बलसा जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? लोथल, ऑप्शन बी है आपका धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है बनवाली। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। लोथल में आपको क्या मिलता है? ड्राई डॉकयार्ड देखने को मिलता है, ड्राई डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है, डॉकयार्ड। ठीक है, धौलावीरा में आपको हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। कालीबंगन में फायर अल्टर और प्लग्ड फील्ड देखने को, प्लग्ड फील्ड देखने को मिल रही है, एंड फायर अल्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनॉग्रल 200 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव? तो जीरो सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल किस शहर में शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शन है बर्कला, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका पुणे, ऑप्शन डी है जयपुर। तो सही जवाब रहेगा आपका बर्कला। बर्कला कहां पे? ये केरला में, आपका केरला में। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि ये इनिशिएटिव 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट की गई इनिशिएटिव है? अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएनएस अरिधमन इज द थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ड एसएसबीएन एंड द सेकेंड सबमरीन ऑफ द अरिहंत क्लास। तो जो आईएनएस अरिधमन है ये तीसरी स्वदेशी एसएसबीएन और अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो एसएसबीएन होता है ये क्या होता है? एसएसबीएन का मतलब होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर कैपेबल, बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, एसएसबीएन वो इस तरह की पनडुब्बियां होती हैं जो कि बैलिस्टिक और न्यूक्लियर दोनों तरह की मिसाइल को प्रोजेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो आईएनएस अरिधमन है ये तीसरी इंडिजीनियसली बिल्ड सबमरीन है। ठीक है, एसएसबीएन है, लेकिन ये आपकी थर्ड श्रेणी मतलब अरिहंत क्लास की ये थर्ड सबमरीन है। पहली कौन सी थी आपकी? पहली सबमरीन थी आपकी आईएनएस अरिहंत
दूसरी है आपकी INS अरिघात, अरिघात। और उसके बाद है आपकी थर्ड है आपकी IS अरिधमन। ठीक है, SSBN तो ये थर्ड है, लेकिन वो इस श्रेणी की सेकेंड नहीं थर्ड सबमरीन है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में विकसित किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपको सही स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट, उपयोग में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ओनली A1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच द एसिड एंड देयर कॉमन सोर्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला? निम्नलिखित अम्लों को और उनके सामान्य स्रोतों से मिलान करिए। तो सबसे पहले क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का संबंध किससे? आपका विनेगर से हो गया, तो ए का संबंध आपका 2 से हो गया। उसका सिट्रिक, जो सिट्रिक एसिड, इसका क्या सोर्स है आपका? लेमन हो गया, ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, तभी हम बोलते हैं ना लेमन और ऑरेंज को हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि वो सोर्स है किसका? सिट्रिक एसिड का। तो बी का संबंध आपका किससे हो गया? बी का संबंध हो गया 1 से आपका। उसका टार्टरिक एसिड आपको कहां से मिलता है? आपको टार्टरिक एसिड आपको मिलता है इमली से। ठीक है, तो सी का संबंध हो गया 3 से। उसके बाद आपका लैक्टिक एसिड आपको कर्ड से या सोर मिल्क से, तो डी का संबंध हो गया आपका 4 से। तो अब देखिए आइडेंटिफाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ए का 2 से संबंध है, बी का 1 से, और सी का 3 से, और डी का 4 से। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे। ये मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बड़ी हेल्पफुल होती है एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, अब देखिए कुछ एसिड्स हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है और वो उनके सोर्सेस भी दिए गए। जैसे एसिडिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा CH3COOH हो गया, और ये कहाँ इसका सोर्स है? विनेगर हो गया। सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रस फ्रूट से इसको मिलते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड आपको कहाँ से मिल रहा है? इमली से, कच्चे आम से मिलता है, और अंगूर से मिलता है। लैक्टिक एसिड आपके जो सोर मिल्क है, खट्टा दूध जिसको बोलते हैं कर्ड, उससे देखने को मिलता है। दूध को आपको कर्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है? लैक्टिक एसिड ऐड करना पड़ता है। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? COOH। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है? आपके जितनी रेड जो लाल चींटी और जो मधुमक्खी है, उनके जो डंक में क्या होता है? आपका फॉर्मिक एसिड होता है, उसी की वजह से हमें झल्लाहट होती है। फिर ऑक्जेलिक एसिड है आपको टोमेटो, टी, स्पेनिश, इससे आपको क्या मिल रहा है? ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। मैलिक एसिड आपको किस में देखने को मिलता है? एप्पल में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी भी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को। ठीक है, विटामिन सी, ये किस में? आंवला, सिट्रस फ्रूट में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपके गैस्ट्रिक जूस में, जो स्टोमच होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसमें आपको ये गैस्ट्रिक जूस मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। बैटरीज में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 बोलते हैं इसको, और ये कहाँ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड क्या है आपका? माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है बोरिक एसिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, उनके सोर्सेस भी यहां दिए गए हैं, और उनका क्या यूज हो रहा है वो भी यहां मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। द संपन्न प्लेटफॉर्म इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो संपन्न प्लेटफॉर्म किस संगठन की प्रमुख पहल है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एंड रोजगार मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। तो पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण विभाग। तो सही जवाब रहेगा इसका कौन सा विभाग है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये एक तरीके का पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। किसका? किस मिनिस्ट्री का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष
वेंचर कैपिटल फंड इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। ऑप्शन डी है आपका नीति आयोग। तो जो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है ये आपका सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी क्या है आपका? सेबी आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। और एक किस तरह की संस्था है आपकी सेबी? सेबी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटर है आपका, और ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको पार्लियामेंट के एक कानून के माध्यम से इसको बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है? आपका बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर, बैंकिंग सेक्टर जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर आप बोलिए इसको, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर, या ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा आपका फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये तो केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है। और नीति आयोग आपको मालूम ही क्या है? आपकी एडवाइजरी बॉडी है, ये एक थिंक टैंक है आपका एडवाइजरी बॉडी, और इसको थिंक टैंक भी हम बोलते हैं, और इसने किस संस्थान की जगह ली है? इसने आपकी प्लानिंग कमीशन की जगह पे आपका नीति आयोग को गठन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? तो जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके केरला, ऑप्शन सही जवाब तो देखिए वैसे भी केरला है, ठीक है। फिर भी ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सही जवाब रहेगा आपका केरला आपका सही जवाब है। अच्छा, जो देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी जनगणना जो लिटरेसी रेट है वो कितनी, ये देखिए सारे आंकड़े आपके किसके अनुसार दिए गए? सेंसस 2011 के अनुसार, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे पूछ रहा है कि सेंसस 2011 के अनुसार आप बताइए, ठीक है। तो 2011 के अनुसार क्या आंकड़े? टोटल लिटरेसी रेट क्या है? मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साक्षरता दर कितनी? 74.04%। और यदि हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल आपकी 82.14% है राष्ट्रीय स्तर पे। फीमेल लिटरेसी रेट आपकी 65.46% है। जबकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है? केरला स्टेट में देखने को मिलता है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको, न्यूनतम साक्षरता दर आपको कहां मिलता है? हमारे बिहार राज्य में देखने को मिलता है। कमेंट में आप मुझे बताइए किस यूनियन टेरिटरी की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा है ये सारा डाटा आपका जनगणना आपका सेंसस 2011 के अनुसार है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि और नए आंकड़े भी आ गए हैं बट वो सेंसस 2011 के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ ट्रेन और वाटरफॉल मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड? जल प्रताप सामान्यतः किस प्रकार के भूभाग में बनते हैं? ऑप्शन है डेजर्ट प्लेन्स, मरुस्थलीय मैदान। ऑप्शन बी है प्लेटू रीजन्स, पठारी क्षेत्र। ऑप्शन सी है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। फ्लड प्लेन्स, बाढ़ मैदान। तो देखिए प्लेटू रीजन्स में आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। जो भारत के जितने भी बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं वो किन रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं? प्लेटू रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं पहले भी इसको हाईलाइट कर चुका हूं, ठीक है। देखिए ये जो आपके ये हैं वाटरफॉल्स, देखिए आप मोस्टली आप देखें कर्नाटका, मेघालय और गोवा वाले रीजन्स में तमिलनाडु, कर्नाटका में ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लेटू क्या है? एक अब उठी हुई जगह होती है, ठीक है, उठी हुई जगह होती है, उठी एंड फ्लैट जगह होती है आपकी, ठीक है। तो आपको प्लेटू रीजन्स में आपको अधिक वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं, व्हाई इज एल्यूमिनियम वाइडली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन? ठीक है, तो विमान निर्माण में एल्यूमिनियम का व्यापक उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हाई डेंसिटी की वजह से, उच्च घनत्व की वजह से। ऑप्शन बी है कोरोजन रेजिस्टेंस एंड लाइट वेट की वजह से, जंग प्रतिरोधी और हल्का वजन होने की वजह से।
लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, या लो मेल्टिंग पॉइंट जिसको कम गलांक भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण होने की वजह से। तो देखिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस और लाइट वेट होता है, जंग प्रतिरोधी और हल्के वजन वाला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अप्रैल 2026 टू प्रमोट स्कूल एनरोलमेंट। तो अप्रैल 2026 में स्कूल नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? ऑप्शन है पढ़े भारत बड़े भारत अभियान, ऑप्शन बी है स्कूल चले हम कैंपेन, ऑप्शन सी है आपका शिक्षा सुधार अभियान, ऑप्शन बी है सर्व शिक्षा एनरोलमेंट ड्राइव। ठीक है, सर्व शिक्षा नामांकन अभियान। तो सही जवाब क्या रहेगा? स्कूल चले हम कैंपेन। ठीक है, बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो अभी ये रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। इसका पर्पस क्या है? स्कूल एनरोलमेंट को बढ़ाना, कि स्कूल में नामांकन को बढ़ाना। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ नामांकन बढ़ा लेने से शिक्षा का स्तर बदल जाता है क्या? शिक्षा का स्तर सिर्फ शिक्षा का जो स्तर है हमारे यहाँ, वो क्या आपका स्कूल एनरोलमेंट से ही बढ़ जाएगा? अच्छा, कमेंट में आप मुझे ये बताइए, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया? सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान ये कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, Which of the following sequence correctly represent the flow of energy in an ecosystem? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर से फिर कंज्यूमर, उत्पादक से अपघटक उपभोक्ता, कंज्यूमर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाएगा। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सी आपका सही जवाब रहेगा। किसी भी इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, आपकी एक ही दिशा में जाती है, यूनिडायरेक्शनल होती है आपकी। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें। अब ये देखिए, ये एक फूड चेन है आपकी। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे क्या है आपके? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या है? प्रोड्यूसर है आपका। ठीक है, फिर आपका क्या है? सेकेंड लेवल पे क्या आपका? इसमें देखिए पेड़ पौधे जितने भी आपके प्लांट्स एंड एल्गी हैं, प्लांट और एल्गी क्या कन्वर्ट करते हैं? प्लांट एंड एल्गी आपकी सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस के माध्यम से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से प्लांट और एल्गी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब इन जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन पे कौन कंज्यूम करता है इसको करता है आपके प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके जैसे हिरण हैं, आपके रैबिट्स हैं, ये सब आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बेसिकली आपके शाकाहारी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? वो आपके जो प्राइमरी इन लोगों के ऊपर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। फिर आपके थर्ड लेवल पे आपके क्या होते हैं? जो कंज्यूमर होते हैं, या जिनको आप कार्निवोरस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ लेवल पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे ये ट्रॉफिक लेवल्स पे आप जा रहे हैं, आपका देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर आपका कम हो रहा है। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज एट ईच हायर लेवल पे। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा आपको किस लेवल पे देखने को मिलती है? लोअर लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो आपको क्या देखने को मिले? एनर्जी ट्रांजिशन आप देखेंगे कम होता जाएगा। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब रहेगा इसका। तो ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है आपका अप्रैल 4, अप्रैल 5, अप्रैल 6, अप्रैल 7। तो सही जवाब रहेगा डी आपका सही जवाब रहेगा। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो आपका क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में आप मुझे बताइए कि 2026 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ, इसका थीम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि थीम बताइए आप
किसी एक पर्टिकुलर अंतर्राष्ट्रीय उस जो कॉन्फ्रेंस उसके बारे में पूछ लेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की, इसका थीम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली बनाया गया है 7 अप्रैल को, और इसका थीम क्या था, वर्ल्ड हेल्थ और डे मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई यूगन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज यूगन गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन्स कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन्स के पास क्या, कोई चार्ज नहीं होता। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द गिविंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में ओनली 1, ऑप्शन बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2। तो सही जवाब रहेगा सी, आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन देखिए, एटम्स के अंदर में क्या है, एटम के अंदर में है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस मिलके बना होता है, में होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। चार्जेस की यदि बात करें तो जो आपका प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यदि मास की बात करें तो मास देखिए कितना कम होता है इसका। प्रोटॉन का मास होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, कितना कम मास होता है। उसके बाद आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो काफी कम होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.11 इंटू 10⁻−37 kg, बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की आपकी। ठीक है, तो जो यहां पे देखिए, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था आपका रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, आपका गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, आपकी जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा इसको किस कैथोड इलेक्ट्रॉन्स की खोज कैसे हुई थी आपकी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हुई थी। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपकी इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी, और बेरिलियम बॉम्बार्डमेंट के माध्यम से आपकी इसकी खोज हुई थी, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपकी क्या, किसकी, प्रोटॉन्स की खोज हुई थी। तो ये सारे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, बोथ आपके बी, आपका सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, सी जवाब देखिए, नहीं यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखिए जो आपके डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने ही की थी। देखिए फर्स्ट एविडेंस जो रहा वो किसने दिया था, फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल का किसने दिया था, फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल का, पॉजिटिव देखिए प्रोटॉन किस तरीके का पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल का एविडेंस किसने दिया था, वो आपका दिया था गोल्डस्टीन ने। लेकिन यदि बहुत कंक्लूसिवली यदि किसी ने डिस्कवर किया था, कंक्लूसिवली प्रोटॉन को डिस्कवर किया था आपके रदरफोर्ड ने। तो जो मैं पहले बोल रहा था कि गोल्डस्टीन ने पहले क्या इसका पता बताया था कि भाई कुछ देखिए हुआ क्या है कि 1897 में थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की। तो ये तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो ये तो कंक्लूसिवली आपके गोल्डस्टीन ने प्रूव कर दिया था कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको रियल सेंस में डिस्कवर किया था अर्न रदरफोर्ड ने। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। आपका स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो आपका गलत रहेगा, और इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपका सही जवाब रहेगा आपका
सही जवाब उस बेसिस पे आपका क्या रहेगा, ओनली बी रहेगा। ठीक है, तो देखिए गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ही आपके प्रोटॉन से संबंधित हैं। गोल्डस्टीन ने किस बात का आइडिया दिया, गोल्डस्टीन ने कहा था कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और ये रदरफोर्ड ने कंक्लूसिवली प्रूव किया, कंक्लूसिवली डिस्कवर किया था आपका प्रोटॉन को। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ यदि ये लिखा होगा, यदि इस स्टेट में ये लिखा होता कि आपका गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल और हाइड्रो पावर। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा कोल आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। ठीक है, बाकी सोलर, विंड, हाइड्रो पावर ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरीज में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्यकांत बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर 2025। तो सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सूर्यकांत सक्सीडेड भूषण रामकृष्ण गवई। तो बी आर गवई को इन्होंने सक्सीड किया था। बी आर गवई आपके 52nd CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, बोथ C and 2। अच्छा, जो पार्ट संविधान का जो पार्ट 5th है उसमें आपका चैप्टर नंबर जो है आपका चैप्टर नंबर 4 आपका किससे संबंधित है, आपका चैप्टर नंबर 4 आपका संबंधित है न सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए चैप्टर नंबर 1 आपका किससे संबंधित है, एग्जीक्यूटिव से है। चैप्टर नंबर 2 लेजिस्लेचर से संबंधित है, और चैप्टर नंबर जो 3rd है वो आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में, इसमें चैप्टर नंबर 4 में 124 से लेके 147 तक ये सारे आर्टिकल आपके किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से। चलिए एक एक आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 124 क्या कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना से संबंधित है। इसी आर्टिकल देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, ठीक है, इसको 2015 में इसको गठित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये आर्टिकल आप शामिल नहीं है। फिर आपके आर्टिकल 124B है, ये आपके इसी से आपके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपका जो आर्टिकल 131 है किससे संबंधित, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। फिर आर्टिकल 132 आपका किससे संबंधित है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी हमारी कंट्री में, हाईएस्ट जुडिशियल अपीलेट अथॉरिटी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हो, चाहे वो सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले हो, वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये मतलब जो हाई कोर्ट से जो केस आपके जो जजमेंट पास होते हैं उनकी अपील्स आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये पावर आपके आर्टिकल 132 के तहत, 133 के तहत और 134 के तहत। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेशल लीव पिटीशन आपको किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, आर्टिकल 136 के तहत। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 143 है ये किससे संबंधित है, आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, मतलब इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये अन्य आर्टिकल्स हो गए आपके आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल जो 32 है किससे संबंधित है, आर्टिकल 32 आपका रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, और देखिए और देखते हैं 126 आपका क्या है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी आर्टिकल 130 से है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जो आपके जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दूसरे कोर्ट्स में भी एडमिसिबल होते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
ठीक है। तो आर्टिकल 129, तो ये वेरियस आर्टिकल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। एग्जाम में कई बार इस तरह के आर्टिकल सीधे सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं कि भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से क्या, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट किस तरह के मैटर्स को सुनता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट किस तरह के मामलों को सुनता है। ओरिजिनल एक होते हैं ओरिजिनल, एक होते हैं ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, मतलब ये डायरेक्टली जितने भी फेडरल इश्यूज होते हैं उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। बेसिकली है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, मतलब यहाँ मोस्ट जो भी केसेस आते हैं वो लोअर कोर्ट से जजमेंट के बाद ही इन कोर्ट्स में हाई सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो आपका सी आपका इसका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपकी अपर एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की क्या है, अपर एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपर एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज क्या है आपकी। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना। इस तरीके से हमारा सेट नंबर 41 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये जो अभ्यास डीपीक्यू सीरीज है ये एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है, तो इसको आप कंटिन्यूअसली इसको करेंगे तो ये आपको हर एक सेक्शन का रिवीजन अच्छे से करा देगा। ठीक है, इससे आपकी हिस्ट्री भी कवर है, इसमें आपकी पॉलिटी भी कवर है, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी कवर है, इसमें स्पोर्ट्स भी कवर, हर तरह के सेगमेंट से इसमें क्वेश्चंस लिए गए। आपकी स्टैटिक जीके, आपकी करंट जीके, हर तरह के सेगमेंट को ये अभ्यास डीपीक्यू सीरीज अच्छे से कंप्लीट करा देगी। बस कीप इन सीरीज को कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन होके करते जाइए। ठीक है, और इस तरीके से आपका सेट नंबर 21 कंप्लीट होता है, 41 कंप्लीट होता है। थैंक यू।